हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस चैप्टर से कंटिन्यूएशन में है, यानी चैप्टर 1 के अंदर जो हमारा बेस बिल्डिंग क्लास है पीपीबी के पेपर में, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और साथ में उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि आपका बेस जो है वो एकदम पक्का बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो लास्ट सेशन के अंदर हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जो कुछ ट्रांजैक्शंस थी जिनको हमने डिस्कस किया था, उनको हमने डिटेल में उनको डिस्कस किया, जैसे डिपॉजिट के केस में, जैसे लॉकर के केस में, जैसे बेलर बेली के केस में। तो अब हम समरी में उन ट्रांजैक्शन को करेंगे और उनके साथ और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा शॉर्ट फॉर्म समरी में होगा। तो चलिए, एक तरफ हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन को, फिर बैंक को क्या कहेंगे, फिर कस्टमर को क्या कहेंगे, यानी 3 हमने टेबल बना लिए हैं। इस टेबल में 3 कॉलम को बना लिया है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स की। डिपॉजिट अकाउंट में बैंक इज नोन एज ए डेटर, कस्टमर इज नोन एज क्रेडिटर, यानी बैंक देनदार है और कस्टमर लेनदार है। तो कस्टमर ने पैसा हमें डिपॉजिट किया है, हमने उस पैसे को लौटाना है, हेंस वी आर डेटर्स। कस्टमर ने वो पैसा हमसे लेना है, इसीलिए कस्टमर इज क्रेडिटर। ये सिचुएशन अगर लोन अकाउंट की है, इफ देर इज लोन फ्रॉम द बैंक, तो उस केस में ये रिलेशनशिप अपोजिट साइड की बन जाएगी, यानी बैंक विल बिकम क्रेडिटर एंड कस्टमर विल बिकम डेटर। बेस क्लास में मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर डिपॉजिट अकाउंट टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ओवरड्राफ्ट में चला जाता है, अगर ये ओवरड्राफ्ट में चला जाए तो फिर ये लोन अकाउंट बन जाएगा, तो रिलेशनशिप हमारी लोन अकाउंट वाली बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर लोन फ्रॉम बैंक के केस में, जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट है, सो कैश क्रेडिट अकाउंट मैनी टाइम्स उसमें क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है। अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस आ जाए ड्यूरिंग दैट पीरियड, रिलेशनशिप विल बी ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। देन सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के केस में, जब कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स हमारे पास डिपॉजिट करवा जाता है, तो रिलेशनशिप बनती है बेली एंड बेलर की। बैंक उसमें बेली बनेगा, कस्टमर उसमें बेलर बनेगा। बेली क्या होता है? समवन हु इज रिसीविंग द गुड्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। और बेलर कौन होता है? समवन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो अब हम बात करेंगे लॉकर के केस की। तो लॉकर के केस में ये रिलेशनशिप क्या बनती है? लॉकर के केस में इट इज लेसर एंड लेसी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करिए। ये जो हम स्क्रीनशॉट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये हमारे काम की नहीं होती, क्योंकि इसमें माइंड एप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, देर तक आप याद रख पाएंगे, और इन केस ऑफ नीड आप उसको रिकॉल कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा जब आप रिवीजन करेंगे पेपर के पास जा कर के, तो ये नोट्स आपके बहुत बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट रेगुलरली नोट्स बनाते हैं उनका रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, और जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो याद रख लेंगे, वो भूल जाते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक के केस में ये रिलेशनशिप बनती है एजेंट एंड प्रिंसिपल की। तो बैंक होता है उसके अंदर एजेंट और कस्टमर उसके अंदर होता है प्रिंसिपल। परचेज ऑफ ड्राफ्ट की। सो डिमांड ड्राफ्ट जब परचेज किया जाता है तो उसमें हम डील किसके साथ कर रहे होते हैं? हम डील कर रहे होते हैं परचेजर के साथ।
तो परचेजर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो जो डिपॉजिट का केस है वही है। सो डेटर क्रेडिटर का ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर ये हमारा आंसर है। पेई ऑफ ड्राफ्ट के साथ तो हमें पता है कि ड्राफ्ट के अंदर एक परचेजर होता है और एक पेई होता है। तो पेई जिसने वो पेमेंट लेना है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का होता है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन होता है परचेजर के साथ रिलेशनशिप तो डेटर क्रेडिटर, पे के साथ रिलेशनशिप ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो हमारे पास पे का वो पैसा पड़ा होता है जो हमने डिमांड ड्राफ्ट इशू करते समय परचेजर से लिया था। प्लेज के केस में अगर लोन है तो रिलेशनशिप होता है टेक्निकली पॉनर पॉनी। मैनी टाइम हम इसको प्लेजर प्लेजी भी बोल देते हैं। बैंक पॉनर होता है, कस्टमर पॉनी होता है। सो प्लेज हमारे किस लोन के अंदर प्रिवेलेंट होता है? एनी एग्जाम्पल? तो क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें हम प्लेज लेकर के लोन देते हैं? सो प्लेज का लोन हमारा पॉपुलर लोन है गोल्ड लोन। सो गोल्ड लोन के अंदर कस्टमर हमें गोल्ड को प्लेज करता है और हम उसको लोन दे देते हैं। तो उस केस में रिलेशनशिप पॉनर बनेगा बैंक और पॉनी बनेगा हमारा कस्टमर। तो उसी को हम प्लेजी प्लेजर भी बोल देते हैं। अगर ये मॉर्टगेज का ट्रांजैक्शन है सो मॉर्टगेज के केस के अंदर, सो मॉर्टगेज कब बनता है? मॉर्टगेज बनता है होम लोन्स के अंदर। तो होम लोन्स के अंदर जो मॉर्टगेज है बैंक बिकम्स मॉर्टगेजी और कस्टमर बिकम्स मॉर्टगेजर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में, सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में बैंक इज एजेंट, कस्टमर इज प्रिंसिपल। तो कस्टमर कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो उन केसेस में दिस विल बी द रिलेशनशिप। अगर वो है सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर हमारी ड्यूटी लगाता है कि भाई मेरे बिहाफ के ऊपर ये मेरे कुछ शेयर्स हैं इनको आप अच्छे भाव के ऊपर बेच देना, तो उस केस में व्हाट विल बी द रिलेशनशिप? सो बैंक विल बी एजेंट एंड कस्टमर विल बी प्रिंसिपल। Then money deposited but instruction not given for its disposal। अगर कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देता कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, तो उस केस में ये रिलेशनशिप बन जाएगा ट्रस्टी बेनिफिशियरी का। तो इसी प्रकार से कस्टमर ने कैश डिपॉजिट करवाया, फुल पर्टिकुलर्स नहीं प्रोवाइड किए तो हम उसको सन्ड्रीज अकाउंट में पैसे को डाल देते हैं। तो जब तक वो सन्ड्रीज अकाउंट में पैसा रहेगा क्योंकि उसकी डिस्पोजल का इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है तो हमारा रिलेशनशिप होगा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का। देन आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक, अगर गलती से कस्टमर अपने आर्टिकल्स को छोड़ जाता है हमारे पास बैंक प्रेमिसेस के अंदर तो हम बन जाते हैं ट्रस्टी और कस्टमर बन जाता है बेनिफिशियरी। और अगर शेयर्स हैं कस्टमर ने दिए फॉर सेल तो शेयर्स गिवन फॉर सेल बाय द कस्टमर, तो उस केस में रिलेशनशिप क्या बनेगा? एजेंट एंड प्रिंसिपल का। तो इन सभी सिचुएशन में सो दिस विल बी द रिलेशनशिप। तो आई होप ऑल दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। तो एक ये दम हमें ये क्लियर हो चुका है। तो इस समरी को करने के बाद अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्विकली आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की सिचुएशन में चलते हैं। तो एक आइटम और थी वो था हाइपोथिकेशन के केस में। हाइपोथिकेशन के केस में कौन सा लोन हमारा बनता है? हाइपोथिकेशन के केस में जैसे आप ऑटो लोन्स देते हैं, मशीनरी का लोन देते हैं, कंप्यूटर का लोन देते हैं, तो ये हाइपोथिकेशन वाले केसेस हैं। तो इन केसेस में बैंक बिकम्स हाइपोथिकेटी एंड कस्टमर बिकम्स हाइपोथिकेटर। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं क्विकली उनको आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन केस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट के केस में डेटर, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? डेटर, क्रेडिटर, बेली, लेसर। तो इसमें हम ये कहें कि बैंक क्या बनता है, ये क्वेश्चन हम बना लें इस प्रकार से।
तो डिपॉजिट के केस में तो बैंक को हम क्या कहेंगे, इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से हम अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट द बैंक विल बी नोन एज, तो बैंक को हम मानेंगे इस केस में डेटर। और अगर क्वेश्चन है कस्टमर को क्या मानेंगे, तो कस्टमर को मानेंगे हम क्रेडिटर। इफ कस्टमर टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक, व्हाट रोल द कस्टमर प्ले इन द ट्रांजैक्शन। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्यूटी थी। तो अगर बैंक से लोन लेता है कस्टमर, तो फिर बैंक कौन सा रोल प्ले करता है, तो बैंक रोल प्ले करता है डेटर का, बैंक रोल प्ले करता है क्रेडिटर का, बैंक रोल प्ले करता है बेली का, या बैंक रोल प्ले करता है लेसर का। तो क्या रिलेशनशिप बनती है इस केस के अंदर, व्हाट रिलेशनशिप इट विल बी, कौन सी रिलेशनशिप मानी जाएगी। तो कस्टमर विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ ए डेटर, तो डेटर का रोल प्ले करेगा कस्टमर। इन सेफ कस्टडी अरेंजमेंट व्हाट इज रोल ऑफ द बैंक, जब सेफ कस्टडी अरेंजमेंट है तो उसमें बैंक का रोल क्या होता है, बेली का रोल होता है, बेलर का रोल होता है, लेसर का रोल होता है, लेसी का रोल होता है। सो व्हाट इज रोल ऑफ द बैंक, क्या आंसर हमारा बनता है रोल ऑफ द बैंक के लिए, व्हाट इज रोल ऑफ द बैंक इन दिस केस। सो बैंक का रोल बनता है इन केस ऑफ सेफ कस्टडी, बैंक बनता है बेली, बैंक को हम बेली कहते हैं, कस्टमर को हम बेलर कहते हैं। बेली कौन है, जो आर्टिकल्स को रिसीव कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज लेसी इन द लॉकर अरेंजमेंट, लॉकर अरेंजमेंट के अंदर लेसी हम किसको कहते हैं, डेटर को, क्रेडिटर को, लेसर को, या लेसी को। तो लेसी तो लेसर को ही कहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या बन जाना चाहिए था, क्वेश्चन बन जाना चाहिए था बैंक को कहेंगे या कस्टमर को कहेंगे। तो लेसर हम कहेंगे कस्टमर को। तो क्वेश्चन की वर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम सही कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शंस होती तो के लिए बन जाता हमारा ऑप्शन कस्टमर, और लेसर के लिए हमारा ऑप्शन बन जाता बैंक। इस आंसर को इग्नोर कर देते हैं हम, दिस इज रॉन्ग आंसर। व्हेन बैंक कलेक्ट्स ए चेक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर, व्हाट रोल डज द बैंक प्ले। तो कस्टमर के लिए चेक जब कलेक्ट किया जाता है तो बैंक का रोल क्या होता है, एजेंट का रोल होता है, प्रिंसिपल का रोल होता है, ट्रस्टी का रोल होता है, या बेनिफिशियरी का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्या आंसर बनता है। कोशिश करिए आंसर देने की, तो जब आप आंसर देते हैं तो आपका माइंड एप्लीकेशन होता है और उसका बेनिफिट मिलता है हमें। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर हमारा बन जाता है इस केस के अंदर हमने आंसर देना है कि बैंक का रोल क्या होता है, बैंक का रोल होता है एजेंट का रोल। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पर्सन हु परचेजेस ए डिमांड ड्राफ्ट, जो पर्सन डिमांड ड्राफ्ट परचेज करता है उसका स्टेटस क्या होता है, वो डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, वो एजेंट होता है, या वो प्रिंसिपल होता है। सो व्हाट इज रोल ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का क्या रोल होता है, उसका स्टेटस क्या होता है। तो उसका स्टेटस होता है क्रेडिटर का। तो जो परचेजर है वो हमारा क्रेडिटर है और बैंक उस केस में डेटर है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज पे ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट का पे कौन होता है, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, एजेंट, या प्रिंसिपल। तो डिमांड ड्राफ्ट में जो पे है उसका रोल, इनमें से कौन सा रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए व्हाट इज रोल ऑफ पे ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट। तो रोल क्या होता है, तो रोल होता है उसमें किसका, तो रोल होता है बेनिफिशियरी का। सो पे का रोल होता है एज ए बेनिफिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लेज व्हाट इज रोल ऑफ पर्सन हु गिव्स एन आइटम एज अ सिक्योरिटी। प्लेज के अंदर जो पर्सन सिक्योरिटी दे रहा है उसका रोल क्या होता है, पॉनर प्लेजी का रोल,
पॉनी प्लेजर का रोल, मॉर्टगेजर का रोल या मॉर्टगेजी का रोल। हम बात किसकी कर रहे हैं? जो प्लेज में आइटम देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है? यानी जैसे गोल्ड लोन है, तो गोल्ड लोन में जो गोल्ड हमें डिलीवर करेगा हमारा कस्टमर, उसको इनमें से क्या कहेंगे? सो उसको हम कहेंगे पॉनी, उसी को हम प्लेजर भी कहते हैं। सो बैंक होता है पॉनर, सॉरी उसको हम कहेंगे पॉनर। तो यहाँ पे ये इसको इग्नोर करेंगे, ये उल्टा दिया हुआ है, तो उसको हम, जिस पर्सन ने वो आइटम्स दी, तो उसको हम कहेंगे पॉनर, और पॉनर को हम कहते हैं प्लेजर। तो पॉनर यहां पे प्लेजी नहीं, इट शुड बी प्लेजर। नेक्स्ट आइटम, हु इज मॉर्टगेजी इन ए मॉर्टगेज ट्रांजेक्शन। मॉर्टगेज ट्रांजेक्शन के अंदर मॉर्टगेजी कौन होता है? मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजर, हाइपोथिकेटी और हाइपोथिकेटर। वंस अगेन क्वेश्चन की वर्डिंग में गड़बड़ है, तो इसमें हमारा यहाँ पे अगर बोरर होता तो दैट वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा आएगा बैंक। तो हमारा आंसर आ जाएगा, बोरर को हम कहेंगे मॉर्टगेजी इन केस ऑफ मॉर्टगेज ट्रांजेक्शन। When bank sells or purchases securities on behalf of the customer, what is role of the bank? जब बैंक सेल करता है या परचेज करता है सिक्योरिटीज कस्टमर के बिहाफ के ऊपर, तो बैंक का रोल क्या होता है? एजेंट, प्रिंसिपल, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो व्हाट इज रोल ऑफ द बैंक? तो बैंक कौन सा रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक? सो बैंक उसमें रोल प्ले करता है एजेंट का रोल, तो बैंक बिकम्स एजेंट। तो चलिए अगले पार्ट में जाने से पहले हम ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं, तो उनमें हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज आपके सामने आए, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनमें जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी लगती है। दूसरा इश्यू हो सकता है वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ने के लिए, और फिर डिफिकल्ट भी है, साथ में बहुत सारा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है, तो आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। रिजल्ट होता है कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किताबों में गिवन है, लेकिन फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आपको चाहिए बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। और केस स्टडीज एटसेट्रा के क्वेश्चन कई बार बीच में नहीं होते। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो अवेलेबल, तो उसके लिए हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स होते हैं। इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। उससे आपकी जो डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड का इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है, और जो टाइम कंज्यूमिंग है वो पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चन से आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास में जो हम क्वेश्चंस देते हैं, उसमें कई बार गलतियां छोड़ जाते हैं जानबूझ के, ये सोच के कि क्या आप सचमुच में पकड़ पाएंगे गलती को या नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, उसमें काफ़ी केयरफुली हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, वहाँ पे उस प्रकार की गलतियाँ आपको नहीं मिलती हैं। और क्वेश्चन बैंक में कुछ आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, कुछ कहीं कहीं केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर ये सारा कुछ आपको अवेलेबल है, तो उस केस में आप इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ताकि आप एक बार में जो आपका पास होने का एम रहता है, उसको अचीव करने में आपको थोड़ा आसान लगे। ये अवेलेबल कहाँ है? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, या इसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो इसको क्विकली कर लें, सो दैट एक ही बार में आप अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने
डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिस्कस करने वाला है? डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड एज डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। बैंकर होते हुए हमें पता है कि हमारे डिपॉजिट को हम इन दो पार्ट्स में ब्रॉडली सेग्रीगेट करते हैं। सो एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है हमारे टाइम डिपॉजिट। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा जनरल क्लासिफिकेशन है। जब हम बैलेंस शीट में इनको क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन आपको कुछ डिफरेंट मिलता है, तो उस क्लासिफिकेशन को कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन इज लिटिल डिफरेंट फॉर डिपॉजिट, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन हमारा डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का है। इनके जो फीचर्स हैं डिटेल में हम डिस्कस कर रहे होते हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ इनके डिटेल्ड फीचर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं क्या क्या, उनको क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो व्हाट आर द डिस्टिंक्शन पॉइंट्स? डिमांड डिपॉजिट में हमारा सेविंग बैंक आएगा, हमारा करंट अकाउंट आएगा। इन्हीं को हम कासा डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। सो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, तो ये हमारे डिमांड डिपॉजिट का पार्ट। और टर्म डिपॉजिट, इनका फीचर क्या है? तो दीज आर रीपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड। तो ये पेबल कब है? ऑन डिमांड। कस्टमर आएगा, पैसा मांगेगा, चेक प्रेजेंट करेगा, विड्रॉल स्लिप प्रेजेंट करेगा और हम उसको पैसा दे देंगे, जैसे हम सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में करते हैं। और यहाँ पे इट इज़ पेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड। तो यहाँ पे अक्सर हम एफडी की फॉर्म में ऑफर करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में ऑफर करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करे, यानी इंस्टॉलमेंट में हम उससे पैसा रिकवर करते हैं, यानी वो इंस्टॉलमेंट में पैसा हमें डिपॉजिट करवाता है। एफडी में सिंगल टाइम बेसिस के ऊपर वो पैसा डिपॉजिट करवाता है। डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट लो होता है, जैसे सेविंग बैंक में इंटरेस्ट रेट लो होगा, करंट अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रादर करंट अकाउंट के अंदर हम चार्ज भी करते हैं कुछ चार्जेस। एफडी के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं सेविंग के साथ तो हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं विच में वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के अनुसार ये डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते हैं और कंपेयर टू सेविंग दीज आर हायर। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं जिसमें करंट है, सेविंग है, ओवरड्यू डिपॉजिट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। और टाइम डिपॉजिट में हमारे पास एक पीरियड रहता है जिसमें मिनिमम पीरियड रहता है 7 डेज का और मैक्सिमम पीरियड होता है 120 डेज का। और इसमें विद और विदाउट री इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी रहती हैं। सो कुछ स्कीम्स ऐसी हैं कि जिसमें बैंक ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर देता है, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें वो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। तो इन शॉर्ट हमने डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को अंडरस्टैंड किया, लेकिन इनके मेन फीचर हमारे पास यूनिट नंबर 5 के अंदर हैं। तो चलें अब हम आगे चलते हैं, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को क्विकली कर लेते हैं। सो क्वेश्चंस नहीं है, अदर सर्विसेज क्या क्या हैं जो हम कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आर अदर सर्विसेज? सो इन सर्विसेज के अंदर हमारे पास पहली है मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज। सो व्हाट इज द सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग? मर्चेंट बैंकर्स कौन है? मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो उनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की क्लास में इंक्लूड करते हैं। सो इंटरमीडिएशन होता है एक जगह से पैसा लेना, दूसरी जगह पैसे को अरेंज कर देना। तो दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो दे फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल मीन्स मनी फ्रॉम दोज हु ओन इट। जिनके पास पैसा है उनसे वो लेकर के वो पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो जिनके पास पैसा है उनको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स और बॉन्ड सब्सक्राइबर्स।
और ये पैसा वो किन को पहुंचाते हैं? दोज हु यूज इट। तो जो पैसा यूज करते हैं उनके पास वो पहुंचाते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग में क्या काम किया जाता है? सो दे फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन इट, दैट इज इन्वेस्टर्स और बॉन्ड होल्डर्स, टू दोज हु यूज इट, जो इसको यूज करते हैं। तो यूज करने वाले कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, यूज करने वाले गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसी प्रकार से बैंकर्स भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं। बैंकर्स डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और बोरोअर्स को पैसा देते हैं, तो बैंकर्स भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं। और बैंकिंग के अंदर जो मर्चेंट बैंकिंग पार्ट है वो फोकस करता है कॉर्पोरेट्स को। सो मर्चेंट बैंकर्स हेल्प कॉर्पोरेट इन इंडिया इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फॉलोअप पब्लिक ऑफरिंग। तो जब किसी कंपनी ने पब्लिक इशू करना होता है, तो जब वो फर्स्ट टाइम इशू होना होता है तो हम उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। और जब एक एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी दोबारा से पब्लिक इशू करती है तो हम उसको कहते हैं फॉलो अप पब्लिक इशू ऑफ। तो इनको हम कहते हैं पब्लिक इश्यूज और प्राइवेट प्लेसमेंट और डेट ऑफ इक्विटी। तो मर्चेंट बैंकर ये काम भी करते हैं। सो किसी भी कंपनी को जिसने पब्लिक ऑफर देनी है, इनिशियल है या फॉलोअप है, तो उनकी वो हेल्प करते हैं। इवन प्राइवेट प्लेसमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं। सो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो लिमिटेड लोग जिन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो इशू होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। और जब जनरल पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करती है तो वो बन जाती है पब्लिक ऑफरिंग। कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जो IPO के साथ रिलेटेड हैं? सो फंक्शंस रिलेटिंग टू IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर कौन कौन से वो हमारे फंक्शंस हैं? नंबर 1, ऑब्टेन रेगुलेटरी क्लियरेंसेज। तो जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, कंपनी रजिस्ट्रार है, इनसे कई प्रकार की परमिशंस चाहिए होती हैं। तो किसी भी कंपनी जिसने IPO रेज करना है तो वो उनसे रेगुलेटरी क्लियरेंसेज मांगते हैं, अरेंज करके देते हैं। सो दे अरेंज दीज रेगुलेटरी क्लियरेंसेज। सो दिस इज वन फंक्शन। और फंक्शन क्या है? ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम सेबी फॉर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द IPO और FPO। किसी भी पब्लिक इशू में कंपनीज प्रोस्पेक्ट नाम से एक डॉक्यूमेंट इशू करती हैं जिसमें कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे रखी होती हैं और उसकी क्लियरेंस सेबी से चाहिए होती है। तो उसकी क्लियरेंस सेबी से कौन लेके देता है कंपनी को? तो ये भी मर्चेंट बैंकर्स लेके दे देते हैं। और फंक्शन क्या है? प्लानिंग एंड टाइमिंग ऑफ द इशू। तो इशू को मार्केट में कब लेना के आना चाहिए, तो उसकी प्लानिंग और उसके टाइमिंग में भी मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी की। देन अंडरराइटिंग ऑफ पब्लिक इशू बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर्स। पब्लिक इशू सब्सक्राइब हो जाए तो उसके लिए ये गारंटी अरेंज करते हैं। ये गारंटी कहाँ से अरेंज करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और ब्रोकर से। वो जो गारंटी अरेंज करते हैं उस गारंटी को हम कहते हैं अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग क्या है? अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया इशू को, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं, तो वो सब्सक्राइब कर देंगे जिन्होंने गारंटी दी है सब्सक्रिप्शन होने की। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडरराइटिंग का प्रोसेस। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड लीड बुक रनर्स एंड सब बुक रनर्स। तो ये सारे के सारे और इंटरमीडियरीज हैं जो IPO इशू में काम करते हैं। जैसे मेन ब्रोकर कौन होगा, सब ब्रोकर्स कौन होंगे, जो लीड बुक रनर कौन होगा और सब बुक रनर्स कौन होंगे। तो ये सारे के सारे इंटरमीडियरी का काम करते हैं। तो इनका सिलेक्शन भी मर्चेंट बैंकर अरेंज करके देता है। सिलेक्टिंग रजिस्ट्रार्स टू द इशू एंड फिक्सिंग देयर रिम्यूनरेशन। सो किसी भी पब्लिक इशू में रजिस्ट्रार की जरूरत पड़ती है। तो रजिस्ट्रार किसको रखना है, उसका सिलेक्शन और उनकी रिम्यूनरेशन क्या होगी, तो रजिस्ट्रार के तौर के ऊपर उनको क्या पे करेंगे, तो वो भी सारा काम मर्चेंट बैंकिंग में मर्चेंट बैंकर करके दे देता है।
इसके अलावा सिलेक्टिंग द बैंकर्स टू द इशू। सो जितना भी पब्लिक इशू होना है उसका पैसा बैंक में आना है तो उसके लिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो उसमें बैंकर को सिलेक्ट किया जाता है। सो हु विल मेंटेन द बैंक अकाउंट फॉर कलेक्टिंग द मनी, होल्डिंग द फंड्स टिल सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ द इशू। जब तक इशू कंप्लीट नहीं होता सक्सेसफुली तब तक वो पैसा उस बैंकर के पास बना रहता है। तो उस बैंकर को सिलेक्ट करना, सो दिस इज अनदर फंक्शन जो मर्चेंट बैंकर किसी भी कंपनी के लिए करके देता है। देन सिलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट कंसल्टेंट्स या एजेंसीज फॉर पब्लिसिटी कैंपेन, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंसेज एंड रोड शोज। पब्लिक इशू करने के लिए लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो एडवर्टीजमेंट के कंसल्टेंट्स कौन होंगे, एजेंसीज कौन सी होंगी पब्लिसिटी कैंपेन के लिए, या इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ करनी है, एनालिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस कब होनी है, रोड शोज कब कब करने हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स। यानी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मर्चेंट बैंकर को करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो, वहीं पे हम आपको सूटेबली आंसर दे देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर देंगे, हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इस सेशन को डिसलाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि हमने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर आपको यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। आपके लाइक करने का बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता है क्योंकि YouTube लाइक किए हुए वीडियोस को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स थ्रू योर व्हाट्सएप पेज और योर फेसबुक पेज और एनी अदर ग्रुप। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशन हैं जो आप मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ। उससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो चलें अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन के ऊपर और डिस्कशन इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।